ओएमआर गलत भरी यार। आप में से पास सौरभ भाई, ओएमआर ऐसे नहीं भरते यार। पहले लगा ए है, ए को क्या है, फिर नहीं बी कर देते हैं। क्या एक सवाल में ऐसा, एक सवाल में किया है ना ऐसा। हम्म। हम्म। संध्या जी ने किया यहाँ पे प्रचलित मूल्यों द्वारा है, ऐसा कुछ लिख दिया था, है ना। और एक यहाँ पे कुछ लिखा 16% है ना, ऐसा कुछ लिख, है ना। मत करना है, परीक्षा में गड़बड़ हो जाती है ऐसे। पुष्पा ने भी किया है कई जगह यही चीज, है ना, दो दो करके। और ये सब नहीं चलता यार माँ एग्जाम में। ओएमआर भरने के तरीके होते हैं ना, मतलब ऐसे नहीं। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हो, पर सही तरीका ये है कि मानो 150 सवाल हैं, आर एस प्री के 150 सवाल हैं। इन 150 सवालों की कुछ कैटेगरी बना लो। मेनली 3 कैटेगरी के सवाल होते हैं एग्जाम में। पहला वो होगा जो फर्स्ट रीडिंग में आपको आ जाएंगे कि यार ये मैंने पहली रीडिंग करी और फर्स्ट रीडिंग के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे ये सवाल आते हैं। अच्छा, 150 में से ऐसे कितने सवाल होंगे? मुश्किल से ऐसे सवाल होते हैं 20 से लेके 25 तक सवाल। इतने ही सवाल होंगे जो पहली रीडिंग में आप जिसमें ऑप्शन लगाने के हकदार होंगे कि मेरा एकदम सही होगा यहाँ पे। तो इस फर्स्ट रीडिंग में आप 150 सवाल पढ़ तो लोगे सारे के सारे। आपने फर्स्ट रीडिंग करी और ये समझ में आ गया कि मैं 20 से 25 कर लूंगा। तो जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो आगे, मानो कि मेरे को शुरू का क्वेश्चन नहीं आया लेकिन छठे नंबर का सवाल मुझे आ गया और छठे का समझ में आ गया सी ऑप्शन है, तो उसको तुरंत यहाँ पे मार्क कर दो, छठे का सी ऑप्शन है। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, 20 से 25 सवाल ही हैं। जब इसको पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन जैसे मानो लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, और ये मुझे डाइस ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यार इसमें से 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे, एक सी भी सही लग रहा है, एक मुझे ए भी सही लग रहा है। अब मैं कैसे डिसाइड करूं? तो इसके आगे कुछ मार्किंग करना सीख लो कि मैं इसको मार्क कर लूंगा और सेकंड रीडिंग जब करूंगा तब मैं वापस इस पे आऊंगा। तो सेकंड रीडिंग में क्या करना है, जो मार्किंग की है वो सारे सवाल करने हैं अब, जो मार्किंग की केवल। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में वो सब कर लिए जो आपको आते थे, उनको तो अब टच करना ही नहीं है, वो तो पहले ही मार्क कर चुके हो। सेकंड रीडिंग में वो जिनमें डाइस ही लग रहा है। अच्छा, अब कितनी प्रोबेबिलिटी पे खेलूं मैं? तो ऐसा भी सवाल है भाई, मेरे को तो बहुत सारे सर सवाल ऐसे लग रहे हैं जिसमें 2 ऑप्शन सही लग रहा है, बहुत सारे ऐसे भी लगेंगे इसमें एक ही लगेगा कि यार ये नहीं हो सकता, पर बाकी 3 में से कोई एक हो सकता है। देखो, अगर 50:50 का रेशियो चल रहा है, 2 सही 2 गलत लग रहे हैं, ये तो छोड़ने ही नहीं है, ये तो जरूर है करके आने पेपर में। कुछ ऐसे होंगे कि जिसमें से 75-25 होगा। 75 मतलब कि 3 ऑप्शन नहीं आते, एक ही आता है। एक कौन सा आता है कि ये नहीं हो सकता? राजस्थान में कौन कौन सी चोटियां हैं, और उसमें एक लिख दिया माउंट एवरेस्ट। तो मुझे ये तो तुरंत पता चल गया कि माउंट एवरेस्ट तो हो ही नहीं सकता है, माउंट एवरेस्ट के अलावा ही कुछ होगा। वो 3 ऑप्शन है, 3 में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कट ऑफ को देखते हुए, पिछले साल की कट ऑफ को देखते हुए इस साल कुछ इतना अनुमान में लगा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आ सकते हम, क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे। क्या सारे करके आ जाऊं? ऐसे नहीं, सारे मत करके आओ। इसमें अब आप ले लो करीब 50, जितने थे ऐसे उसके 50% के आसपास आप क्वेश्चन करके आओ। और वो कब कर लोगे? थर्ड रीडिंग में करने हैं। सेकेंड रीडिंग में तो ये सारे करोगे आप जिसमें 2 लग रहे थे, थर्ड रीडिंग में इन पे आपको खेलना है। थर्ड रीडिंग में कोशिश ये करनी है कि कम से कम सवाल मैं करूं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो नेगेटिव होंगे वो थर्ड रीडिंग वाले होंगे। ठीक है। अब उस साथ साथ मार्किंग करते हुए चलो। अब आपको लगेगा साहब इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, नहीं जाएगा यार टाइम। मैंने आपको शायद एक किस्सा बताया भी था, याद है आपको, कि मेरा एक मित्र था, उसने यूपीएससी के पेपर में गलती कर दी। उसने क्या किया, ये ओएमआर है, उसने ये पहले से शुरू नहीं किया, उसने शुरू ही दूसरे से कर दिया, यहाँ से शुरू करा और सारे लाइन से गलत होते हुए चले गए उसके। तो वो जब ये तब होता है जब 3 घंटे का पेपर है, आपने 2.5 घंटा पे
पेपर करने में निकाल दिया, अब आपके पास सिर्फ 30 मिनट का समय बचा है। और 30 मिनट में अब इतना प्रेशर होगा कि ये आपको कहाँ नहीं देखने को मिलेगा, इस ओएमआर में देखने को मिलेगा। मत करना वो गलती, है ना। साथ के साथ अपने ब्रेक डाउन कर लो, 3 घंटे 1 1 घंटे में आपको करना है पेपर, उस हिसाब से इसको ब्रेक डाउन कर लो, है ना। और कोशिश करो कि मैं ना करूँ ये 2 वाले, क्योंकि वो फिर चेक नहीं होते हैं ना ओएमआर में। वो जो मशीन जब चेक करती है तो उसको चेक नहीं करती। अब चलो अपन तो मैनुअली चेक कर रहे हैं तो हो जाएगा वो, लेकिन जब मशीन चेक करती है तो उनको नेग्लेक्ट कर देती है। अच्छा, आरपीएससी में एक और बीमारी भाई, वो तुम्हारे लिए ध्यान रखो, ई ऑप्शन और होता है। ई ऑप्शन में टिक मार के आना पड़ेगा। नहीं मारोगे, 10% से ज्यादा ई ऑप्शन आपने मार्क नहीं किया, मैं किसी का उत्तर नहीं देना चाह रहा, मैं अगर देना नहीं चाह रहा तो मेरे को किस पे मार्क करना पड़ेगा, इस ई पे मार्क करना पड़ेगा। 10% से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन हुए जो आपने मार्क नहीं कर रखे, कॉपी चेक नहीं होगी। आरपीएससी कॉपी चेक नहीं करता है वो। तो ऐसे छोड़े तुमने बहुत सारे सवाल। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये सब नहीं करना है ना। ओएमआर का थोड़ा सा देखो। चलो हम लोग क्या कर रहे थे यार, मैं भूल गया हूँ, कहाँ पे थे हम लोग, टॉपिक कौन सा चल रहा था। शायद कुछ नया टॉपिक शुरू नहीं किया था क्या। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना। ये बात हो गई थी ना कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग ये कुछ शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। जियोमॉर्फोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अभी तक हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं ना, जैसे बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ा, या नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ा, ये जो बात करते हैं, ये बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ अर्थ, या कहूं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ये सारी चीजें हमें बताते हैं। अच्छा, उत्पत्ति हो गई, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के बाद क्या हुआ, अब ये सारी थ्योरीज उसके बारे में हमें बताएंगी कि पृथ्वी बन गई, अब पृथ्वी बनने के बाद उस पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो सारी चीज कौन बताता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताएगा। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, पीटीटी कहते हैं उसको, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इसे कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसे शॉर्ट में अपन लोग सीडीटी लिखेंगे, है ना, सी डी टी। सी से है कॉन्टिनेंट, या कहूं महाद्वीप। हमें पता है पृथ्वी पे दो चीजें स्थित हैं, पृथ्वी पे बहुत सारी स्थल आकृति मौजूद है। अब उसमें हम लोग बहुत सारे ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स बना लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स कौन से हैं, सेकंड ऑर्डर के कौन से हैं, थर्ड ऑर्डर के कौन से। तो फर्स्ट ऑर्डर के जो सबसे पहले बने होंगे, सबसे विशालकाय जो होंगे, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म। तो पृथ्वी पे फर्स्ट ऑर्डर के दो लैंडफॉर्म हमको देखने को मिलता है, पहला है कॉन्टिनेंट और दूसरा है ओशियन, महाद्वीप और महासागर। अच्छा, इस थ्योरी में किसका विस्थापन हमें करना है, महाद्वीप का। नाम यही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब ही क्या होता है, विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और ये क्या है, सिद्धांत है, कोई नियम नहीं है ये। तो कॉन्टिनेंटल को हमें क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। बहुत छोटी सी थ्योरी है,
आज पृथ्वी पे कितने महाद्वीप है? 7। 7 है। लेकिन एल्फ्रेड वैगनर एल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि जो आज आपको 7 महाद्वीप देखने को मिल रहे हैं, ये हमेशा से 7 नहीं थे। तो कितने थे? इन्होंने बताया था कि कुछ समय पहले अगर हम चले जाएं, कार्बोनिफेरस पीरियड उसको इन्होंने कहा था, वहां पे अगर हम चले जाएं तो कितने महाद्वीप हैं? केवल एक महाद्वीप है। फिर पूछा गया कितने महासागर हैं ये भी बताओ, तो इसने कहा कि केवल एक ही महासागर है। अच्छा, अब जैसे आज हमने नाम रख रखे हैं, एशिया रखा हुआ है, यूरोप रखा हुआ है, अफ्रीका रखा हुआ है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो इसने जो इसका एक कॉन्टिनेंट था, पृथ्वी पे मौजूद एक कॉन्टिनेंट, उसका नाम इसने दिया पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया उसका नाम दिया। एक ही महासागर है, इस महासागर का नाम दिया इसने पैंथा लासा। इन दोनों ही शब्दों को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी, जो है ये पेन है। पेन कॉमन, यहां पे भी पेन है और यहां पे भी पेन है। पेन का मतलब क्या होता है? जैसे मानो कि पूरे पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए, पूरे पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में से आप कहोगे पैन पाकिस्तान क्या हो गए? दंगे शुरू हो गए, राइट शुरू हो गए, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं ना। तो जैसे इतिहास में यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछ लिया था मेंस में कि क्या 1857 की क्रांति जो थी, 1857 का जो रिवॉल्यूशन था, वो एक पैन इंडिया मूवमेंट था क्या? क्या उससे संपूर्ण भारत में प्रभाव पड़ा था क्या? क्या वो संपूर्ण भारत के लिए आंदोलन था? तो पैन का मतलब समझ पा रहे हो? जो पूरा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पैन कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही कॉन्टिनेंट है, पूरा कॉन्टिनेंट क्या है? एक ही कॉन्टिनेंट है, एक ही महाद्वीप है। तो वो चूंकि पूरा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? पैन लगा दिया। तो इसको नाम दिया हमने पैन जिया। इसके चारों तरफ क्या है? पानी वाला हिस्सा है, महासागर है। इसको नाम दे दिया हमने पैंथा लासा। ठीक है। अब वैगनर साहब यहीं पे नहीं रुके। वैगनर साहब ने ये कहा कि जो पेंजिया है, ये 2 भागों में क्या हुआ? टूट गया। ठीक है। ये यहां पे आपका पेंजिया था और ये 2 भागों में क्या हुआ? टूट गया। ऊपर वाला जो भाग है, इसको नाम दिया गया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया? अंगारा लैंड। या इसी को ही बहुत सारी किताबों में आप देखोगे लिखा होगा लॉरेशिया। एक ही चीज है, लॉरेशिया, अंगारा लैंड। हालांकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में जब हम लोग और डीप में जाते हैं तो वहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है, लॉरेशिया क्या है, अंगारा लैंड क्या है। लेकिन जीएस में हम लोग यही समझा जाए कि लॉरेशिया और अंगारा लैंड एक ही चीज है। दूसरा जो दक्षिण वाला हिस्सा था, उसे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। 2 भाग हो गए। पेंजिया के 2 भाग कौन कौन से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अच्छा, हमको ये पता था कि इस पेंजिया के चारों तरफ क्या है? पानी है, जिसको हमने नाम दिया था पेंथालासा। जब ये 2 भागों में टूटा होगा तो ये पानी इन 2 भागों के बीच में आ गया होगा। ये 2 स्थल भागों के बीच में जो पानी आया, उससे एक सागर का निर्माण हुआ। उस सागर को हम लोग नाम दिए टेथिस सी या टेथिस सागर। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है एक सागर में और एक महासागर में? भाई, एक चीज है जैसे लिखा हुआ है सी, या हिंदी में बोला जाए तो सागर, वहीं पे लिखा हुआ है दूसरी जगह ओशियन, या हिंदी में बोला जाए तो महासागर। कितने महासागर हैं हमारे पास? 5।
कितने सागर हैं हमारे पास? बहुत सारे हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? आकार किसका बड़ा होता है? महासागर बड़े होते हैं और सागर छोटे होते हैं, है ना? अच्छा, क्या किसी महासागर में सागर हो सकता है क्या? सागर हो सकता है क्या? हाँ, कोई है ऐसा? हाँ, कैस्पियन तो अलग हो जाता है, मतलब वो अलग चीज है। जैसे विश्व का नक्शा, जैसे ये है, ये एक महासागर है। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पवनों की दिशा अलग होती है पूरे अटलांटिक महासागर से। यहाँ पे इस स्थल पे पवनों की दिशा कुछ अलग होती है। इसको एक अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सरगासु। सरगासु कहते हैं इसे हम, सरगासु सी। तो ये महासागर के अंदर एक सागर है। महासागर कौन सा है? अटलांटिक है। इसके अंदर है, इसकी कोई बाउंड्री भी फिक्स नहीं है। भाई पानी के अंदर कैसे बाउंड्री फिक्स करोगे? बस यहाँ पे क्या है, पवनों की, मानो यहाँ पे पवनों की दिशा कुछ ऐसी है तो पूरे अटलांटिक में कुछ ऐसी दिशा होगी। इसलिए नाम हमने क्या दे दिया, अलग से यहाँ पे सागर बन गया जिसका नाम है सरगासो सागर। तो महासागर बहुत बड़े होते हैं और सागर उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ तक कोई समस्या ही नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे टेथिस सी। तो टेथिस सी छोटा रहा होगा किससे? पैंथालासा से छोटा था। टेथिस सी के बारे में और जब आप पढ़ोगे तो एक और शब्द निकल के आएगा, इसे कहा जाता है भूसन्नति, या इंग्लिश में बोला जाए तो इसे कहते हैं हम लोग जियो सिंक्लाइन। अब एक और नया शब्द आ गया यार, जियो सिंक्लाइन या भूसन्नति क्या होता है? तो भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन का मतलब आप ऐसे समझो कि एक बहुत ही लंबा, एक लॉन्ग और नैरो, अगर कोई वाटर बॉडी है, लंबी है, नैरो है, ऐसी कोई वाटर बॉडी बन जाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? जियो सिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे हुआ होगा ऐसे समझो कि ऊपर तो है आपका अंगारा लैंड और नीचे है आपका गोंडवाना लैंड। इन दोनों के मध्य में लंबा सा टुकड़ा बना होगा, बहुत लंबा है और नैरो है, पतला भी है। तो इस प्रकार से जब सागर बना तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया जियो सिंक्लाइन। और इस जियो सिंक्लाइन का नाम क्या दिया गया? टेथिस सी, टेथिस सागर इसको नाम दिया गया। अब अगर भारत की बात की जाए कि भारत इस समय कहां पर है, तो भारत इस समय यहां पर स्थित था। इस तरह की आकृति थी भारत की, यहां पे कहीं भारत स्थित था। भारत के बिल्कुल पास में ऑस्ट्रेलिया स्थित था। इधर आओगे अफ्रीका स्थित था। अफ्रीका के पास में अमेरिका स्थित था, साउथ अमेरिका। जैसे ये अफ्रीका है और इस तरह से यहाँ पे कहीं साउथ अमेरिका स्थित था। यहाँ पे कहीं ऑस्ट्रेलिया था, नीचे आपका अंटार्कटिका था। इस तरीके से सारे जितने भी आज हमको दक्षिणी गोलार्ध में जो महाद्वीप देखने को मिलते हैं, वो ज्यादातर उनका पोर्शन किससे बना हुआ है? वो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। तो सब अंगारा लैंड से क्या बना? अंगारा लैंड से इधर वाला ये जो होता है, ये है उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे बना यूरोप, और इस पूरे को हम लोग कहते हैं यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया का कुछ हिस्सा। एशिया का कौन सा हिस्सा? रशिया वाला हिस्सा, जो कहां पर है? उत्तरी ध्रुव के बहुत निकट है। अच्छा, अब भारत हम किसके पास बता रहे हैं? यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। भारत कहाँ पर था? दक्षिणी ध्रुव के पास था। और भारत इस दक्षिणी ध्रुव से पहुंचते 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 कहाँ पहुंचा? इस यूरेशिया तक पहुंचा। और तब जाके वो दो प्लेटें टकराएंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे, इससे क्या बनेगा? हिमालय बनेगा। अब दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि यार एल्फ्रेड वैगनर ने ये सब चीजें क्यों पढ़ी?
उसको क्या जरूरत आन पड़ी थी इस सब चीजों की। और मजे की बात यह कि एल्फ्रेड वैगनर का ज्योग्राफी से कोई लेना देना भी नहीं था। ज्योग्राफी का मास्टर आदमी था ना, ज्योग्राफी से संबंधित कुछ आदमी था। वो क्या पढ़ रहा था, वो पढ़ने गया था जलवायु के बारे में। जब जलवायु के बारे में वो पढ़ने लगा तो उसने पाया कि जैसी जलवायु आज यहाँ पे मिल रही है, हमेशा ऐसी जलवायु यहाँ पे थी ही नहीं। मतलब कि आज अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में आज जो जलवायु मिल रही है उसे मैं कहूँ या तो वह एरिड है, शुष्क है, या अर्ध शुष्क जलवायु आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। लेकिन जब राजस्थान में पाए जाने वाले घासों के बारे में मैंने पढ़ा, पेड़ों के बारे में पढ़ा, पेड़ों के कंकालों के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो मैं पाऊंगा कि आज से कुछ करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पे एरिड नहीं, यहाँ पे किसी और तरह की कोई एक्स जलवायु यहाँ पे मिल रही थी। और ये एक्स जलवायु हो सकता है जैसे आज के जो तटीय जलवायु है, जो कोस्टल लैंड है, वहां पे जो जलवायु मिलती है वो बिल्कुल वैसी थी। इसका मतलब राजस्थान पहले कैसा प्रदेश रहा होगा, कोई तटीय प्रदेश रहा होगा, कोस्टल लैंड रहा होगा। जब ये चीज वैगनर को समझ में आई तो वैगनर को ये समझ में आया कि या तो राजस्थान यहाँ पे नहीं था पहले, या जलवायु में इतना परिवर्तन हो गया है। तो जब जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ा गया तो जलवायु में इतना परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब राजस्थान इस लोकेशन पे नहीं था। फिर वो और पहले गया तो और पहले के बाद उस समझ में आया कि राजस्थान तो कहाँ है, राजस्थान तो दक्षिणी ध्रुव के निकट था। अब जब दक्षिणी ध्रुव के निकट था तो राजस्थान में बहुत सारे ग्लेशियर भी थे उस समय। मतलब राजस्थान इन सेंस में भारत के बारे में आपको बताऊं, भारत में बहुत सारे ग्लेशियर्स थे। क्या ग्लेशियर्स के आज भी कोई अवशेष मिलते हैं? राजस्थान में जोधपुर जगह, जोधपुर में एक जगह है बाप, है बाप जगह। बाप में आपको देखने को मिलते हैं बोल्डर, और ये बोल्डर हिम नदों से बनते हैं। अब क्या आज मैं और आप कभी अज्यूम कर सकते हैं जोधपुर में ग्लेशियर रहे होंगे? आज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो स्थल आकृतियां हैं वो क्या बता रही हैं आपको कि जोधपुर में क्या थे, हिमनद थे। अगर जोधपुर में हिमनद नहीं होते तो जोधपुर में क्या नहीं मिलता, बोल्डर नहीं मिलते। राजस्थान में एक पार्क है जैसलमेर और बाड़मेर में, आक्कल पार्क बोलते हैं, आक्कल फॉजिल पार्क जिसको बोला जाता है ना, उसमें अवशेष मिले हैं, समुद्र के अवशेष, समुद्र में पाई जाने वाली लकड़ियों के अवशेष, समुद्री जीवों के अवशेष मिले। इसका मतलब जैसलमेर में कभी क्या रहा होगा, समुद्र रहा होगा। तो रिवर्स इंजीनियरिंग से अल्फ्रेड वेगनर कहाँ पहुंचा, पेंजिया तक पहुंचा। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जानने की है कि अभी आप कह रहे हो सर कि भारत जो है वो दक्षिणी ध्रुव के निकट है, और आपने ये बताया कि भारत से जुड़ा हुआ कौन था, भारत से जुड़ा हुआ भारत वाले ही क्षेत्र में था दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका और भारत को आज अगर हम ध्यान से देखें तो जुड़े हुए नहीं है भाई। दक्षिणी अमेरिका तो कहाँ है, हम लोग कहाँ पर स्थित हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत तो एशिया की तरफ आ गया और दक्षिण अफ्रीका पश्चिम की तरफ चला गया। इसके पीछे कुछ ना कुछ जिम्मेदार तो होना चाहिए, कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। तो इसके पीछे कुछ जिम्मेदार क्या थे, बल, कुछ फोर्स इस तरह से जिम्मेदार थे जिन्होंने भारत को इस तरफ धकेला और दक्षिण अमेरिका को पश्चिम की ओर धकेला। तो पूरी थ्योरी में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और थ्योरी के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो सीडीटी है ये कैसा सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है। इतना दिमाग पचाएंगे इसमें और फिर लास्ट में जाके क्या निकलेगा कि अल्फ्रेड वेगनर जो बता के गया सब गलत बता के गया। फिर क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं, बिना सीडीटी पढ़े हम लोग क्या नहीं पढ़ सकते, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पढ़ सकते। तो पिक्चर क्लियर हुई क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने। हेडिंग डाली, लिखना शुरू करते हैं। लिखना, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसके
एवं उसके वर्तमान विन्यास वर्तमान विन्यास विन्यास को समझना एक जटिल पहेली था। एक जटिल पहेली था। वर्तमान वर्तमान में उपस्थित वर्तमान में उपस्थित स्थल आकृतियों वर्तमान में उपस्थित स्थल आकृतियों को जानने से पहले को जानने से पहले को जानने से पहले हमें हमें पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास हमें पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास में झांकना पड़ेगा में झांकना पड़ेगा। ज्योग्राफी में इसलिए एक लाइन कही जाती है, बहुत फेमस लाइन है ज्योग्राफी की, पास्ट इज द की टू प्रेजेंट। वर्तमान में जो कुछ भी है उसका जवाब अगर आपको जानना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? अतीत में जाना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में हिमालय है तो हिमालय का अध्ययन जब आप कर रहे हो तो आज के हिमालय के अध्ययन से आप सब चीज नहीं समझ पाओगे। तो हिमालय का अध्ययन करने के लिए आपको आज से पहले कितना पहले जाना पड़ेगा? पृथ्वी की इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जाना पड़ेगा। पृथ्वी के भूगर्भ जो भौतिक इतिहास है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तब आप समझ पाओगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। अरावली को जानना है, जैसे हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी में अरावली पढ़ेंगे तो राजस्थान ज्योग्राफी में सिर्फ इतनी अरावली पढ़ते हैं, 550 किलोमीटर की है, ये चोटी है, ये खनिज पाए जाते हैं। लेकिन अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन सी प्लेटें आके टकराई होंगी, और जब वो प्लेटें टकराई उस समय क्या हुआ होगा वो समझना पड़ेगा। तब मैं आज ये बता सकता हूं कि इतने पुराने होने के बावजूद आज अरावली बचे हुए कैसे हैं। भाई जब अरावली बना आज से करोड़ों साल पहले तो उस समय पृथ्वी पे और भी चीजें बनी होंगी, लेकिन वो सारी चीजें नष्ट हो गई, लेकिन क्या बच गया? अरावली बच गया। तो कुछ ना कुछ तो अरावली में रहा होगा तभी बच सकता, नहीं तो नहीं बचेगा। तो उसमें कुछ जो खनिज आज मिलते हैं वो तभी मिल सकते हैं। वो अगर वो खनिज उसमें नहीं होते, मानो बहुत अरावली बना होता किसी सैंडस्टोन से बना होता या चूना पत्थर से बना होता तो अरावली क्या होता, अभी तक बह जा गया होता कहीं ना कहीं। लेकिन अरावली में हम देखेंगे खनिज मिलते हैं। जैसे आपने बहुत फेमस झुंझुनू में कॉपर मिलता है, खेतड़ी में मिलता है कॉपर। तो कौन सी बेल्ट है वो? अरावली की तो बेल्ट है वो। और आज से नहीं, कब से निकल रहा है कॉपर वहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता से कॉपर निकल रहा है ना। हम लोग पढ़ते हैं चालकोलिथिक एज के बारे में और तब भी बताया जाता है कि कौन सा खेतड़ी से कॉपर निकाला जाता है। तो ये चीज है, पास्ट इज द की टू द प्रेजेंट। आज के बारे में जो कुछ भी जानना है उसका जवाब कहाँ मिलेगा आपको? अतीत में मिलेगा। नेक्स्ट लिखना, 1596 में 1596 में एक डच एक डच कार्टोग्राफर 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 जो मैप्स जो बनाते हैं ना, कार्टोग्राफर उन्हें बोलते हैं। एक डच कार्टोग्राफर अब्राहिम 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 ऑर्टेलियस अब्राहिम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम यह संभावना व्यक्त की यह संभावना व्यक्त की व्यक्त की थी व्यक्त की थी कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा यूरेशिया
अतीत में अतीत में किसी समय एक साथ जुड़े हुए थे, एक साथ जुड़े हुए थे। सन 1858 में सन 1858 में एंटोनियो एंटोनियो 58 1858 एंटोनियो ने इस धारणा के आधार पर इस धारणा के आधार पर प्रथम प्रथम नक्शा जारी किया था। प्रथम नक्शा जारी किया था। लेकिन लेकिन उस समय प्रचलित लेकिन उस समय प्रचलित वैज्ञानिक दृष्टिकोणों वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के द्वारा उन्हें विरोध झेलना पड़ा। उन्हें विरोध झेलना पड़ा। नेक्स्ट लाइन में लिखना 1910 में एफ बी टेलर ने टर्शियरी युग के वलित पर्वतों टर्शियरी युग के वलित पर्वतों के वितरण को समझाते हुए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन टेलर साहब को भी कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी। नेक्स्ट लाइन में लिखना, अब हमारा हीरो आएगा। 1912 में जर्मन जलवायुवेत्ता 1912 में जर्मन जलवायुवेत्ता है ना, क्लाइमेटोलॉजिस्ट वेत्ता जलवायुवेत्ता जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे थे वो ना, जलवायुवेत्ता एल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रतिपादन किया था। तो जो आज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं वो कब से शुरू हुई थी बनना? 1596 से बनना शुरू हुई थी वो, तब जाके आज हमारे सामने वो पीटीटी निकल के आई। 1596 में कुछ करके गया कोई, फिर उसके बाद कुछ हुआ, 1912 में एल्फ्रेड वैगनर कुछ करके जाएगा। अच्छा, 1512 के आसपास वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने थोड़ी पढ़ी होगी तो उस समय चर्च बड़ा डोमिनेट था। चर्च जो था बहुत डोमिनेट था। तो चर्च जो था वो किस चीज को सच मानता है? चर्च उस समय केवल उस चीज को सच मानता था जो बाइबल में लिखा हुआ है, और बाइबल को पढ़ने का अधिकार भी कुछ ही लोगों के पास था, सब लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते थे। तो इसलिए जब प्रेस
प्रिंटिंग प्रेस आई ना, तब लोगों के पास बाइबल पहुंचना शुरू हुई, तब लोगों ने सवाल करना शुरू किया। उससे पहले जो फादर साहब जो हुआ करते थे चर्च में, वो जो जो कह देते थे वो सत्य था, उस पर आप क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते थे। तो ये सब चीजें, जैसे उन्होंने अलग थ्योरी ये बनाई कि पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में उपस्थित जो भी चीज है वो किसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, वो उनके अनुसार वो परिक्रमा करते थे सब पृथ्वी के चारों तरफ। अच्छा, पृथ्वी के केंद्र में कौन है? तो पृथ्वी के केंद्र में उन्होंने बताया एक आपने नाम सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं यरूशलेम, इंग्लिश में से जेरूशलेम कहा जाता है, इजराइल में है वो जगह, है ना। तो उस चर्च ने कहा कि उस जेरूशलेम को हम क्या रखेंगे, उसको रखेंगे केंद्र में, और उसको केंद्र में रखते हुए जितने भी ब्रह्मांड में उपस्थित जो भी चीज है वो सब क्या कर रहे हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। शुरुआत में ऐसी ऐसी थ्योरीज दी गई। इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने ये थ्योरी दी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी कैसी है, चपटी है। उनके अनुसार पृथ्वी कैसी थी, चपटी थी। ये सब बाद में, जिसको हम कहते हैं ना रेनेसा जब आया, पुनर्जागरण जब हुआ, जब लोगों ने सवाल करना शुरू किए, साइंटिफिक टेम्परामेंट जब आया, तब लोगों में ये सब चीजें आई, तब उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि यार ये चीज तो गलत है। तो उस समय इन सब का विरोध हो रहा था, और 1910 में आते आते, 1912 में आते आते ये सारी साइंटिफिक थ्योरी शुरू हुई आने। तब क्या आने लगा था, लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट आना शुरू हो गया था। इसी में आगे लिखना, इस सिद्धांत के माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से वैगनर वैगनर भूगर्भिक इतिहास में हुए, भूगर्भिक इतिहास में हुए जलवायु परिवर्तन, भूगर्भिक इतिहास में हुए जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे, की व्याख्या करना चाहते थे, परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे। भूमंडल पर, भूमंडल पर अनेक स्थानों, भूमंडल पर अनेक स्थानों पर ऐसे, पर ऐसे, अनेक स्थानों पर ऐसे भूगर्भिक, भूगर्भिक साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य, प्रमाण मिले हैं, जिनके आधार पर, जिनके आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि, जिनके आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर जलवायु में, एक ही स्थान पर जलवायु में अनेक परिवर्तन, अनेक परिवर्तन समय समय पर, समय समय पर हुए हैं। समय समय पर हुए हैं। अब इसके लिए उन्होंने, देखो सबसे फेमस जो उनका तर्क था, उसको इस तरीके से समझो कि यहां से भूमध्य रेखा गुजर रही है ना, ये भूमध्य रेखा है आपकी। अच्छा, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे तापमान सबसे ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर सबसे ज्यादा यही होना चाहिए, सूर्य की किरणें हमेशा सीधा यही मिलेंगे आपको। तो जो कोयला जो मिलना चाहिए, कोल, वो सबसे अच्छा इन ट्रॉपिकल एरियाज में मिलना चाहिए, इन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन कोयला अच्छा आप देखोगे तो कहाँ मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ जर्मनी में। कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ जर्मनी में, यूरोप में हमें बहुत अच्छा कोयला मिल रहा है। इसका मतलब या तो ये चीज है कि ये ट्रॉपिकल एरिया में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो जलवायु है वो इतना विस्थापित हो गई कि पहले वो कहाँ थी,
जर्मनी पे थी, अब कहाँ पे आ गई वो, भूमध्य रेखा पे आ गई। या तो ये होगा, या दूसरा केस ये हुआ होगा कि ये जो जर्मनी है ये कभी कहाँ रही होगी, ये जर्मनी वाला एरिया कभी कहाँ रहा होगा, भूमध्य रेखा के निकट रहा होगा। और अध्ययन किया तो पाया गया कि जलवायु में इतने परिवर्तन नहीं हुए हैं, जलवायु में इतना विस्थापन नहीं हुआ है। तो किसका विस्थापन हुआ है, फिर उसने कहा कि किसका विस्थापन हुआ है, जो आप महाद्वीप देख रहे हो इन्होंने अपनी जगह क्या की है, चेंज की है। ठीक है, लिखना इस बात को भी। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि या तो या तो जलवायु या तो जलवायु कटिबंधों का या तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ है, या तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ है, या स्थल भागों का या स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ है, या स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ है। अच्छा, एक और चीज हमेशा याद रखना, जो जलवायु है इसका सीधा सीधा संबंध या इसका बहुत डीप रिलेशन किसके साथ है, सूर्य के साथ, है ना। सौर विकिरण कितने प्राप्त होने उसी के आधार पे वो जगह गर्म होगी या ठंडी होगी, ठीक है ना। तो सूर्य की जो स्थिति है उस पर निर्भर करती है कौन, उस स्थल की जलवायु। तो हम लोग क्या चेंज नहीं कर सकते, सूर्य की स्थिति चेंज नहीं हुई कभी भी। तो क्या हुआ होगा, जलवायु चेंज नहीं हुई होगी अगर सूर्य की स्थिति चेंज नहीं हुआ है। तो सीधा सा मतलब यह है कि वो उस स्थान का ही क्या हुआ है, उस स्थान ने रीलोकेट किया है, उस स्थान का ही विस्थापन हुआ होगा। ठीक है, जर्मनी ऊपर नीचे गई है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु तो वहीं पर है जहां पे आज से 1 लाख साल पहले थी, 1 करोड़ साल पहले थी। ठीक है, लिख लो। चूंकि चूंकि विश्व के जलवायु कटिबंधों का विश्व के जलवायु कटिबंधों का वितरण वितरण मुख्य रूप से वितरण मुख्य रूप से सूर्य की अवस्थिति सूर्य की अवस्थिति एवं गति द्वारा एवं गति द्वारा नियंत्रित होता है, नियंत्रित एवं गति द्वारा नियंत्रित होता है, एवं एवं इसके स्थानांतरण के एवं इसके स्थानांतरण के इसके स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं। यह स्पष्ट करता है कि यह स्पष्ट करता है कि यह स्पष्ट करता है कि स्थल भागों स्थल भागों का स्थानांतरण स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ है, हुआ है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, मूलभूत परिकल्पनाएं। मूलभूत परिकल्पनाएं।
ठीक है, पहला पॉइंट लिखना है इसमें। वैगनर के अनुसार, वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस, याद आ रहा है वो टेबल कार्बोनिफेरस, ये लिख कैसे, कौन सी भाषा में रहे हो, तो समझ पाओगे ऐसे, आ जाएगा। ना हिंदी के बच्चे ना अंग्रेजी के बच्चे हैं, तो कार्बोनिफेरस युग को कार्बोनिफेरस युग लिख दिया है, युग को YUG लिख दिया, व्हाट्सएप वाली भाषा है ना। तो उसको समझोगे कैसे यार, मतलब पर, हाँ? परीक्षा में कैसे लिखोगे इंग्लिश में, ऐसी वाली में नहीं है ना। मैं भी क्या है, शुरुआत में मैं ट्राई किया था, पर मैं फ्लिप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उससे क्या है, आप लोग बैठे रहो फिर ये लिखे, ये बैठे रहे फिर आप लोग लिखें, उसमें समस्या हो रही थी। चलो क्या क्या लिखा है लास्ट पॉइंट हमने, कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप, सभी महाद्वीप एक ही, सभी महाद्वीप एक ही भूखंड, एक ही भूखंड का हिस्सा थे, का हिस्सा थे, जिसे, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया, या पेंजिया कहा गया, पेंजिया कहा गया। पेंजिया शब्द का, पेंजिया शब्द का, पेंजिया शब्द का अर्थ है, अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया, पेंजिया एक विशाल महासागर से, एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे, जिसे पैंथालासा, जिसे पैंथालासा कहा गया, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है संपूर्ण जल, संपूर्ण जल। वैगनर की कल्पना, नेक्स्ट लाइन लिखना, वैगनर की कल्पना, संपूर्ण जल, वैगनर की कल्पना के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया, पेंजिया दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में अवस्थित था, दक्षिणी ध्रुव में अवस्थित था। वैगनर ने यह भी बताया कि, वैगनर ने यह भी बताया कि महाद्वीपीय हिस्सा, महाद्वीपीय हिस्सा सियाल से निर्मित है,
महाद्वीपीय हिस्सा सियाल से निर्मित है, जबकि 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 महासागरीय हिस्सा सीमा से निर्मित है, सीमा से निर्मित है। ठीक है, अब हमें उन बलों के बारे में पढ़ना है ना, जिन बलों ने यह विस्थापन करवाया। कुछ बल बताए, जिसमें से एक प्रमुख बल जो बताया वो था ज्वारीय बल। ज्वारीय बल, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं हम लोग टाइडल फोर्स। क्या होता है यार ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स? या ज्वार क्या होता है, टाइड क्या होता है? जल जब उठ जाता है, अच्छा, उसको क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। अच्छा, बचपन में याद करो, दो चीज पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था ज्वार और एक पढ़ा था भाटा। ज्वार भाटा कहते हैं ना इसको पूरा। भाटा क्या होता है? वापस नीचे आ जाना। भाटा मतलब भाटा सारे हैं पत्थर। अच्छा, ज्वार मतलब आप बता रहे हो कि साहब सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पे जो उपस्थित जल है वो कुछ ऊपर उठ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ज्वार। यही है। भाटा इसका उल्टा होता होगा, जब पानी वापस नीचे आ जाएगा तो उसे भाटा कह देंगे। ठीक है। जो अल्फ्रेड वैगनर साहब थे ना, वैगनर साहब ने क्या कहा, इनसे पूछा गया कि यार तुम एक बात बताओ कि जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और ये जो साउथ अमेरिका है, ये पश्चिम दिशा की तरफ क्यों मूव करना शुरू कर दिया इन्होंने? भाई जाते तो या तो सब उत्तर में चले जाते, सब दक्षिण में चले जाते, ये अलग ही पश्चिम दिशा में क्यों जाना इन्होंने शुरू कर दिया? तो वैगनर साहब ने इसका जवाब दिया कि इसके पीछे कौन सा बल जिम्मेदार है? ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स जिम्मेदार है। इसको ध्यान से अगर देखोगे तो ये इसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, ये किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं। तो इस पूछा गया कि भाई इस तरफ क्यों जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन सा बल बताया? टाइडल फोर्स बताया। बोले साहब कौन सा बल लग रहा है? टाइडल फोर्स लग रहा है, इस वजह से कौन सी दिशा की तरफ जाने लगे? ये पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे। ठीक है। पेंजिया कौन से ध्रुव के निकट था? दक्षिण ध्रुव के निकट था। अच्छा, आज अगर दक्षिणी ध्रुव, या मैं बात करूं दक्षिणी गोलार्ध की, अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम महाद्वीप बचे हुए हैं। सारे महाद्वीप कहाँ पहुंच गए धीमे धीमे? या तो भूमध्य रेखा के निकट पहुंच गए, या उत्तरी ध्रुव के पास पहुंच रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ? तो इन्होंने कहा कि एक बल है, एक तो उत्तरी ध्रुव का बल है, दूसरा इस भूमध्य रेखा पे, और तीसरा भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करी कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे अधिक है, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि एक बल होता है जिसे कहा जाता है उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बायंसी जिसे कहा जाता है। अब फोर्स ऑफ बायंसी क्या बीमारी है? एक और नहीं। फोर्स ऑफ बायंसी का सीधा सीधा मतलब ये है कि जहाज भी लोहे का बना हुआ है, और जो सुई होती है, सुई समझ लो, सिरिंज, वो भी किसकी बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है। दोनों को पानी में गिराया आपने, सुई को जैसे गिराओगे पानी में क्या होगी? वो डूब जाएगी। लेकिन जहाज को जब पानी में गिराया तो जहाज डूबा ही नहीं। ऐसा क्यों? सरफेस एरिया है ना, तो उसको ऊपर कौन तैरा के रख रहा है? उसके लिए एक बल जिम्मेदार होता है, इसे हम कहते हैं बायंसी फोर्स, उत्प्लवनता का बल जिसे कहा जाता है।
ये बल किसने बताया? एल्फ्रेड वैगनर साहब बता के चले गए। अब एल्फ्रेड वैगनर साहब से दोबारा ये पूछा गया कि यार तुमको लगता है कि इसके पीछे केवल टाइडल फोर्स जिम्मेदार है जो पश्चिम दिशा में इसको क्या कर देगा? इतना बड़ा उत्तरी अमेरिका, इतना बड़ा दक्षिणी अमेरिका, और केवल टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल ने उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? पश्चिम दिशा में शिफ्ट कर दिया। तो वैगनर साहब तो टस से मस नहीं हुए कि नहीं बिल्कुल टाइडल फोर्स जिम्मेदार है। अब आप सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं हमें ना, वैगनर साहब ने क्या कहा वो बात तो बाद में करेंगे। अगर केवल टाइडल फोर्स इसको कहाँ लेके जा रहा है? पश्चिम दिशा में लेके जा रहा है। इसका मतलब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, यही हो रहा है। पृथ्वी ऐसे घूम रही है और यहाँ पे चंद्रमा है और यहीं पे हम सूरज मान लेते हैं एक बार, ठीक है। ये दोनों किस पे बल लगा रहे हैं? ये दोनों बल लगा रहे हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी पे उपस्थित महाद्वीपों पे। और महाद्वीप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ये इतना काम कर रहे हैं। ये कौन बता गया है? वैगनर बता गया। हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि पृथ्वी घूम रही है, यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे सूर्य है। इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल क्या काम कर पा रहा है? इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल इतना काम कर पा रहा है कि पृथ्वी पे उपस्थित जो भी महासागर हैं उनका पानी कुछ मीटर ऊपर उठ जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी आंखें देख पा रही है, हमारा दिमाग समझ पा रहा है, वो यही काम कर रहा है। क्या कोई बल जो केवल पानी को कुछ मीटर तक ऊपर उठा सकता है, वो इतने बड़े भूभाग को इस दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव के निकट से कहां ले गया? इतना पश्चिम में लेके आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैगनर साहब को भी ये बताया गया कि साहब ये पॉसिबल नहीं है। अगर इतना स्ट्रांग ये फोर्स है कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रांग है कि ये क्या कर रहा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को पश्चिम में शिफ्ट कर दे रहा है, तो इस घूर्णन को क्या कर देगा? रोक देगा। पृथ्वी का घूमना ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये बात तो वैगनर साहब की क्या हो गई? गलत हो गई। दूसरी वैगनर साहब ने बताई थी, इसको बोला था इन्होंने पोल फ्लीटिंग फोर्स की। सब कहाँ जा रहे हैं? ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव के पास जा रहे हैं। तो इनसे पूछा गया कि भाई ऐसा है तो फिर दक्षिण ध्रुव के पास भी तो आने चाहिए थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब भी किसके पास नहीं था? वैगनर साहब के पास नहीं था। तो इसलिए आगे जाके हम देखेंगे कि वैगनर साहब की थ्योरी क्या हो गई? गलत प्रूफ हो गई थी। ठीक है, आज के लिए बहुत है ना। मेरी हालत भी नहीं है इससे ज्यादा पढ़ाने की यार, मेरे पैर कांप रहे हैं।